ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी कार की जिसका इंजन पिछले 27 महीनों के सबसे उच्चतम तापमान पर ओवरहीट हो रहा है। और उसी कार का जो फ्यूल टैंक है वो पूरी तरह से जमा हुआ है, मतलब शून्य से भी नीचे। एग्जैक्टली। सुनने में तो ये किसी मैकेनिकल फेलियर जैसा लगता है ना, लेकिन असल में ये आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था की बिल्कुल सटीक तस्वीर है। महंगाई दर का ये विरोधाभास बहुत ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और जो डेटा इस तस्वीर को उकेरता है ना, वो सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत अहम है जो देश की नीतियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सही कहा, क्योंकि देखिए, डेटा के पीछे छिपे इन पैटर्न्स को समझे बिना हम अर्थव्यवस्था की असली दिशा का अनुमान लगा ही नहीं सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस पीआईबी रिवीजन और डीप एनालिसिस सेशन में हम इसी जटिल डेटा के पन्नों को पलटेंगे। और ये चर्चा विशेष रूप से उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आरबीआई ग्रेड बी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें उन महत्वपूर्ण पीआईबी, फैक्ट्स, डेटा और रिपोर्ट्स को सिर्फ रटना नहीं है। मेरा मतलब है उनके पीछे के मैकेनिज्म को इतनी अच्छी तरह समझना है कि फेज 1 और फेज 2 के लिए उन भारी भरकम पीडीएफ फाइल्स को दोबारा पलटने की जरूरत ही ना पड़े। ये अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम बस ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स आया या क्या प्रतिशत रहा, लेकिन परीक्षा में और एक अधिकारी के रूप में ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो बदलाव क्यों आया। राइट। बिल्कुल। और उसका बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। तो चलिए उसी ओवरहीट हो रहे कार के इंजन वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। हाँ, किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियाद उसके माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर टिकी होती है। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के ताजा डेटा के अनुसार जी दिसंबर 2025 का जो पीएलएफएस बुलेटिन है, जी, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, राइट, वो बताता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% है। 4.8%। इस 4.8% के नंबर के साथ साथ ना महंगाई दर यानी सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े को भी समझना होगा, जो कि काफी ट्रिकी है। बहुत ट्रिकी है। दिसंबर 2025 में जो मंथ ऑन मंथ रिटेल इन्फ्लेशन है वो 0.71% से बढ़कर 1.33% हो गया है। 1.33%? ओहो, लेकिन असली कहानी इसके अंदर मौजूद उस इंजन और फ्यूल टैंक वाले हिस्से में ही तो है। हाँ, अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखें ना, जिसमें खाने पीने और ऊर्जा की जो अस्थिर कीमतें होती हैं उन्हें हम शामिल नहीं करते हैं, तो वो कोर इन्फ्लेशन 27 महीने के उच्चतम स्तर 4.45% पर पहुंच गया है। और एक मिनट, अगर कोर इन्फ्लेशन इतना हाई है तो ये तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक बुरा सपना है ना? बिल्कुल है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो हम ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और यही वह जगह जहां मामला दिलचस्प हो जाता है। कोर इन्फ्लेशन 4.45% पर है, जो ऊपर की तरफ दबाव बना रहा है। राइट। लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है यानी सीएफपीआई, वो लगातार 7वें महीने नेगेटिव में है, मतलब -2.71% पर चल रहा है। तो ये वो फ्यूल टैंक वाला हिस्सा हुआ जो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। एग्जैक्टली। खाद्य पदार्थों की कीमतें गिर रही हैं और एग्जामिनर के नजरिए से ना ये क्लासिक ट्रैप है। कैसे? मतलब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ, परीक्षा में ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण रिटेल इन्फ्लेशन 1.33% हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। एकदम गलत। फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव -2.71% है। आरबीआई को इसी 4.45% के गर्म इंजन और -2.71% के ठंडे फ्यूल टैंक के बीच संतुलन बिठाना होता है। कैंडिडेट्स को इस ट्रैप से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो बेरोजगारी दर 4.8% और मंथ ऑन मंथ सीपीआई 1.33%। इन नंबर्स को बिल्कुल पक्का कर लें। हाँ, अब ये 4.8% बेरोजगारी दर हवा में तो स्थिर नहीं है, मतलब लोग कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ आईटी या मैन्युफैक्चरिंग पर जाता है। हाँ, जो कि बहुत आम है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, विशेष रूप से मत्स्य पालन यानी फिशरीज में। बहुत बड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 198 लाख टन दर्ज किया गया है, 198 लाख टन्स।
ये 198 लाख टन का आंकड़ा कोई साधारण बात नहीं है। पिछले एक दशक में ये उत्पादन दोगुना हो गया है। वाओ, दोगुना। हाँ, और फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इसका आर्थिक प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। ये सेक्टर अब एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में 7.43% का भारी भरकम योगदान दे रहा है। 7.43% जीवीए योगदान वाकई कोई छोटी बात नहीं है, पर मुझे यहाँ थोड़ी शंका है। बताइए। देखिए, 198 लाख टन मछली का उत्पादन तो हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी सबसे बड़ी समस्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की रही है। बिल्कुल रही है। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो इतना बड़ा उत्पादन सिर्फ नुकसान में ही तो बदलेगा। क्या सरकार सिर्फ उत्पादन पर फोकस कर रही है या सप्लाई चेन पर भी कुछ काम हो रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसी समस्या को हल करने के लिए FIDF यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड काम कर रहा है। ओके, इसका आउटले कितना है? इसका आउटले है 6,685.78 करोड़ रुपए। ये फंड मुख्य रूप से कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स और आधुनिक बंदरगाह बनाने के लिए ही है। मतलब फोकस सिर्फ मछली पकड़ने पर ही नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखने और एक्सपोर्ट करने पर भी है। बिल्कुल, और प्रशासनिक स्तर पर इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए PMDDKY यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाई गई है। ये कोई अलग थलग योजना नहीं है, बल्कि ये 11 मंत्रालयों की 36 विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ज करती है। अरे वाह, ये कन्वर्जेंस वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सरकारी विभागों में अक्सर साइलोज में काम होता है। हाँ, सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे पानी का विभाग अलग काम कर रहा है, बिजली का अलग और लॉजिस्टिक्स का अलग। तो PMDDKY इन 36 योजनाओं के बजट और दिशा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर रही है। एग्जैक्टली। और अगर हम इसे स्टैटिक जीके से जोड़ें तो 21 नवंबर 2025 को मनाए गए वर्ल्ड फिशरीज डे की थीम थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इसके अलावा नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई 2025 को होता है। ये इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ना एक ऐसा कीवर्ड है जिसे निबंध या डिस्क्रिप्टिव आंसर में इस्तेमाल करने से एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली। तो उत्पादन हुआ 198 लाख टन और जीवीए में 7.43% का योगदान। और अगर हमारे पास इतना उत्पादन है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना भारी निवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा अगला कदम इन उत्पादों को दुनिया भर में भेजना होगा, यानी एक्सपोर्ट्स। हाँ, एक्सपोर्ट्स। और यहीं पर नीति आयोग का EPI 2024 यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सामने आता है, जो कि राज्यों की निर्यात क्षमता को मापता है। राइट। इस इंडेक्स के 4 पिलर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 40% वेटेज बिजनेस इकोसिस्टम का है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है और छोटे राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। ये महाराष्ट्र का नंबर 1 होना इस बात का सबूत है कि कैसे एक मजबूत बिजनेस इकोसिस्टम सीधे निर्यात को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। जब आपके पास FIDF जैसी योजनाओं के तहत अच्छे बंदरगाह और कोल्ड चेन होते हैं तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस तो अपने आप सुधरी जाती है। एकदम सही कहा। और जब हम गवर्नेंस और राज्यों के प्रदर्शन की बात कर ही रहे हैं ना, तो यहाँ MOPR यानी पंचायती राज मंत्रालय की पेसा रैंकिंग्स 2024-25 का जिक्र करना भी जरूरी है, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है। हाँ, पेसा। इसके कार्यान्वयन में भी फ्रंट रनर के रूप में महाराष्ट्र ही नंबर 1 राज्य है। इस तरह के इंडेक्स परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ एक बहुत ही काम की एसोसिएशन ट्रिक है, जरा ध्यान दें। हाँ, बताइए। चाहे बात राज्य से एक्सपोर्ट करने की हो यानी EPI लार्ज स्टेट्स, या फिर ट्राइबल एरियाज में पंचायत चलाने की हो, मतलब पेसा रैंकिंग्स, दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र टॉप पर है। EPI और पेसा दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1। इसे एक साथ याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये लिंकिंग टेक्निक ना तथ्यों को लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। अब गवर्नेंस से जुड़ी एक और योजना पर आते हैं जिसने असल में ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। आप स्वामित्व स्कीम की बात कर रही हैं? हाँ, स्वामित्व स्कीम। हाल ही में रिपब्लिक डे की झांकी में MOPR ने इसे प्रदर्शित किया था। स्वामित्व स्कीम देखने में भले ही एक लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट लगे, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स का ना होना रही है। इसके बिना कोई भी किसान या ग्रामीण बैंक से लोन ले ही नहीं पाता। कोलैटरल की दिक्कत। राइट। तो स्वामित्व में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आबादी वाली जमीन की मैपिंग की जा रही है और लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं।
और हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही उस ग्रामीण को वो टाइटल डीड या प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है ना, जी। वो रातों रात फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाता है। सही बात है। अब वो उस प्रॉपर्टी को कोलैटरल या गिरवी रखकर बैंक से सस्ता लोन ले सकता है, बजाय इसके कि वो किसी साहूकार को भारी ब्याज चुकाएं। ये डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, वाह। जो सीधा क्रेडिट फ्लो और लिक्विडिटी बढ़ाता है। बहुत सटीक विश्लेषण है ये। और इसी डिजिटल पहल को पंचायत स्तर पर और आसान बनाने के लिए पंचम नाम का एक एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। पंचम? हाँ, PNCHAM, जिसे यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। यूनिसेफ के सहयोग से? ओके। गवर्नेंस और इकोनॉमी के इस डिजिटलाइजेशन में ना MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रोल भी बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है जिसे हमें अपने विश्लेषण में जोड़ना ही होगा। RXIL यानी रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने शेयर्स पर 21.6% का अंतरिम डिविडेंड दिया है। जो लोग ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम को समझते हैं ना, उनके लिए RXIL बहुत परिचित नाम होगा। ये NSE और SIDBI का एक जॉइंट वेंचर है। ट्रेड्स का मैकेनिज्म समझना RBI की परीक्षा के लिए बहुत क्रिटिकल है। मान लीजिए एक छोटी MSME कंपनी ने किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को कच्चा माल बेचा। ठीक है। कॉर्पोरेट ने कहा कि वो 90 दिन बाद पेमेंट करेगा। अब उस छोटी MSME के पास 90 दिन तक कैश नहीं है, तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगी? और यही ट्रेड्स काम आता है। एग्जैक्टली। MSME उस पेंडिंग इनवॉइस को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है और बैंक उसे तुरंत डिस्काउंटेड रेट पर कैश दे देते हैं। और RXIL का 21.6% का भारी डिविडेंड देना ये साबित करता है कि ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म ना सिर्फ काम कर रहा है, बल्कि बेहद सफल हो रहा है। MSME को लिक्विडिटी मिल रही है। हाँ। इसी के साथ सरकार MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स का भी विस्तार कर रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पंडोगा और परवाणु में नए सेंटर्स को मंजूरी दी गई है। पंडोगा और परवाणु। और व्यापार को और सुगम बनाने के लिए आइसगेट LPMS यानी लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में किया गया। त्रिपुरा में, राइट। इसका उद्घाटन कस्टम्स मेंबर संजय कुमार अग्रवाल ने किया। तो चाहे वो ट्रेड्स हो या आइसगेट्स, सरकार का पूरा फोकस सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी तो जुड़ी है ना। क्या? ग्रीन ट्रांजिशन। नीति आयोग ने सिर्फ एक्सपोर्ट की ही बात नहीं की है, बल्कि 3 प्रमुख सेक्टर्स सीमेंट, एल्यूमिनियम और MSME के लिए ग्रीन ट्रांजिशन रोड मैप भी जारी किया है। हाँ, क्योंकि भारत का टारगेट 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना है। राइट। इस रिपोर्ट में सीमेंट सेक्टर के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG एमिशन को 80 से 85% तक कम करना। 80 से 85% की कमी? हाँ। ये कैसे संभव होगा? मतलब सीमेंट उत्पादन में तो बहुत भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल होता है ना? इसका जवाब है RDF यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। रिपोर्ट सिफारिश कर रही है कि कोयले की जगह कचरे से बने इस ईंधन का इस्तेमाल किया जाए। ओहो, कचरे से बना ईंधन। हाँ, इसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके ईंधन के रूप में सीमेंट की भट्टियों में, जिन्हें किल्न्स कहते हैं, जलाया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो कोयले का इस्तेमाल कम होता है और दूसरा शहरों के लैंडफिल या कचरे के पहाड़ों की समस्या भी कम होती है। ये तो एक शानदार सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण है। कचरा जो एक समस्या है, उसे ही समाधान में बदल दिया गया। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से आगे बढ़कर थोड़ा भविष्य की तकनीक और सुरक्षा की तरफ चलते हैं। रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी नीति सामने आई है। CDS जनरल अनिल चौहान ने मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के 4 प्रमुख पिलर्स हैं। ओके। पहला है क्वांटम कम्युनिकेशन, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और चौथा क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अक्सर हम इन भारी भरकम शब्दों को बस रट लेते हैं, लेकिन इनका रक्षा क्षेत्र में असली इस्तेमाल क्या है? इसे बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसा डेटा ट्रांसफर जिसे बीच में इंटरसेप्ट या हैक करना भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार लगभग असंभव है। इसे QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब अगर दुश्मन ने हमारा मैसेज हैक करने की कोशिश भी की तो क्वांटम स्टेट बदल जाएगा और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कोई हमारी लाइन पर है। बिल्कुल।
और क्वांटम सेंसिंग का मतलब है ऐसे सेंसर्स जो इतने संवेदनशील होते हैं कि वे समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ सकते हैं। वाह! ये सब नेशनल क्वांटम मिशन यानी NQM के बड़े विजन का हिस्सा है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने 6003.65 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 6003.65 करोड़ रुपए। ये बजट अमाउंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। और जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है ना, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा वर्कफोर्स इसके लिए तैयार है? इसी गैप को भरने के लिए MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने SOAR प्रोग्राम लॉन्च किया है, SOAR, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, राइट? एकदम सही। SOAR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस के तहत #Skill the Nation चैलेंज शुरू किया गया है, जो विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ विकसित करने के लिए है। ये बहुत दूरदर्शी सोच है। भविष्य का वर्कफोर्स आज के स्कूलों में ही तैयार हो रहा है। अब बैंकिंग से जुड़ी एक ऐसी पहल पर आते हैं जो बहुत चर्चा में है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एग्जामिनर ट्रैप छिपा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। DFS यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। इसमें जीरो बैलेंस की सुविधा, फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस और 1.5 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है। सुनने में तो ये एक आदर्श स्कीम लगती है, लेकिन क्या ये सभी कर्मचारियों के लिए है? नहीं, और यही परीक्षा में सवाल फंसाएगा। कैसे? इस कंपोजिट सैलरी पैकेज में ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के कर्मचारी तो पूरी तरह से शामिल हैं। ओके। लेकिन ग्रुप D के कर्मचारियों को इस पैकेज से बाहर रखा गया है। दे आर एक्सक्लूडेड। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ऑप्शंस में ना ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लिखा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें याद रखना है कि ग्रुप D एक्सक्लूडेड है, ग्रुप D इसमें शामिल नहीं है। इस तरह के अपवाद हमेशा परीक्षा सेट करने वालों के पसंदीदा होते हैं। चलिए अब अपने अंतिम महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, नेशनल इवेंट्स और हेरिटेज। हाल ही में PM मोदी गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए। और इसके साथ एक बहुत गहरा ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा है। जी। वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले को, जो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था, 1000 साल पूरे हो रहे हैं। 1000 साल? हाँ, और साथ ही 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक माइलस्टोन है। 1000 साल हमले के और 75 साल पुनर्निर्माण के। बिल्कुल। और इसी दौरे पर भविष्य की औद्योगिक नींव रखते हुए 14 स्मार्ट GIDC एस्टेट्स की घोषणा की गई। यहाँ स्मार्ट का मतलब है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ कंपनियों को सिर्फ आना है और अपना काम शुरू करना है। उन्हें सड़क, पानी, बिजली के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही 2026 के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का भी उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स थे। ये जर्मन चांसलर की उपस्थिति ना इसे केवल एक सांस्कृतिक इवेंट से बढ़ाकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मंच बना देती है। सही कहा। एक और महत्वपूर्ण इवेंट जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और गवर्नेंस दोनों से जुड़ा है, वो है IICDEM 2026 यानी इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। इसे भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन भारत का चुनाव आयोग कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी थीम है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, resilient and sustainable world. Democracy for an inclusive, peaceful, resilient and sustainable world. हाँ, ये थीम भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो छवि है ना, उससे वैश्विक स्तर पर मजबूती से रखती है। तो आज हमने मैक्रो डेटा से लेकर गवर्नेंस के मैकेनिज्म और फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक बहुत कुछ कवर किया है। अब समय है फाइनल 10 सेकंड मेगा रीकैप का। बिल्कुल। डेटा पॉइंट्स को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% है। मंथ ऑन मंथ CPI 1.33% है। राइट। फिश प्रोडक्शन 198 लाख टन तक पहुंच गया है, जो GVA का 7.43% है। EPI एक्सपोर्ट और पेसा पंचायत दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र नंबर 1। सैलरी अकाउंट पैकेज में ग्रुप D शामिल नहीं है और मिलिट्री क्वांटम मिशन के 4 पिलर्स हैं,
जिसे 6003.65 करोड़ रुपए के नेशनल क्वांटम मिशन से जोड़ा गया है। ये समरी बेहतरीन है, लेकिन इस पूरी चर्चा को मैं एक विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरूर। आज हमने सौर प्रोग्राम के तहत बच्चों को एआई के लिए तैयार करने की बात की और एमएसएमई सेक्टर में कोयले की जगह कचरे से बने ईंधन यानी आरडीएफ की बात की। सोचने वाली बात यह है कि जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी और ऑटोमेशन की तरफ मुड़ेगा तो क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नई एआई तकनीकें रोजगार छीनेंगी या सोअर जैसे प्रोग्राम्स के जरिए तैयार हमारा नया वर्कफोर्स इन बदलावों को लीड करेगा? टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट का ये त्रिकोण फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये सवाल वाकई में हमें उस इंजन और फ्यूल टैंक वाले उदाहरण पे वापस ले जाता है। नीतियां तो बन रही हैं, लेकिन क्या सभी पुर्जे एक साथ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं? यही तो सोचना है। तो एस्पिरेंट्स, इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस डीप एनालिसिस सेशन को यहीं विराम देते हैं। इस डेटा और इसके पीछे के मैकेनिज्म को अपने दिमाग में प्रोसेस होने दें, इसी तरह गहराई से विश्लेषण करते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।